नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत पाक सीज फायर के बाद सामने आई हकीकत की। टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहे विराट कोहली की, तनाव के बावजूद पड़ोसी फर्स्ट की नीति अपना रहे भारत की, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गिरी गाज की, बात करेंगे अमेरिका चीन के अचानक बदले तेवर की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या एक्टिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई तक सारा जिम्मा कंगना रनौत ने ही ले रखा है, जो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर पर आया चीन का बयान। कहा यह दोनों देशों के लिए शांति और स्थिरता में योगदान देता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस आदि को बुरी तरह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को इससे उबरने में काफी समय लगने वाला है। पाकिस्तान की अपील पर दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का फिर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर चीन की ओर से भी बयान जारी किया गया है। चीन का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर दोनों देशों के मौलिक और दीर्घकालिक हितों को पूरा करता है। ये सीज फायर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान देता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की साझा अपेक्षाओं को दर्शाता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियोंग ने आगे कहा कि चीन इस कदम का स्वागत और समर्थन करता है। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एयर मार्शल बोले हमारी लड़ाई आतंकियों से थी, पाकिस्तानी सेना ने इसे अपना बना लिया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने लगातार दूसरे दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी ने डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उनका जवाब दिया। एयर मार्शल एके भारती ने बताया हमने सिविलियन और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मिनिमम रखी, जबकि पाकिस्तानी सेना लगातार हमले कर रही थी। पाकिस्तानी हमले के दौरान हमारे सभी सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए। मॉडर्न डेज वार फाइटिंग के लिहाज से ये अहम था। पुराने माने जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम ने भी सही तरह से काम किया। आकाश सिस्टम से भी हमलों का जवाब दिया गया। कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास, 30 शतक लगाए, पिछली सीरीज में 25 से कम था औसत। कहा टेस्ट में सीखे सबक जीवन भर याद रहेंगे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो जिंदगी भर मुझे याद रहेंगे। कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर फिर विचार करने को कहा था। दिसंबर जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर सीरीज में विराट का प्रदर्शन बेहतर नहीं था। उन्होंने इस सीरीज में 23.75 की औसत से रन बनाए थे। वहीं 8 में से 7 बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर आउट हुए। बीजीटी में कोहली ने 9 पारियों में 190 रन बनाए, इनमें 1 शतक शामिल था। विराट कोहली ने 123 टेस्ट मैच खेले हैं और उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक बनाए। विराट ने 7 दोहरे शतक लगाए। 2017 और 2018 में वे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए। पाकिस्तान से रिश्तों की तनातनी, फिर भी भारत ने मुस्लिम देश को दी 423 करोड़ की मदद। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात भले ही तनावपूर्ण हो, लेकिन भारत ने एक बार फिर अपनी वसुधैव कुटुंबकम की नीति को साबित करके दिखाया है। दरअसल भारत ने मालदीव को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 423 करोड़ रुपए की मदद दी है, वो भी ऐसे समय में जब घरेलू और सीमाई हालात नाजुक बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये मदद एशियन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक यानी AADB के जरिए की गई, जो भारत सरकार का समर्थन प्राप्त एक प्रमुख वित्तीय संगठन है। मालदीव जो पिछले कई सालों से संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहा है, वहां पुनर्निर्माण और जन कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं में यह रकम इस्तेमाल की जाएगी। अब सवाल उठता है, जब देश के सामने खुद इतनी चुनौतियां हैं तो इतनी बड़ी रकम बाहर क्यों? तो इसका जवाब भारत नेबरहुड फर्स्ट और सॉफ्ट डिप्लोमेसी नीति में है। भारत चाहता है कि वो अपने मानवीय मूल्यों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भरोसेमंद और संवेदनशील देश के तौर पर पहचाना जाए। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पूरी तरह शांति, सीएम उमर अब्दुल्ला बोले पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों को निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है, जिसे उमर अब्दुल्ला ने अपने हालिया बयान में उजागर किया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि भले ही आज सीमाओं पर गोलियां नहीं चल रही, लेकिन बीते वक्त में पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया दिखाया गया वो बेहद चिंताजनक रहा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान ने सिर्फ राजनीतिक या सामरिक ठिकानों को ही नहीं बल्कि मंदिरों, गुरुद्वारों और दरगाहों को भी निशाना बनाया। उमर के मुताबिक इन हमलों के जरिए धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि कश्मीर के अंदरूनी हालात अस्थिर किए जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर एक सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है।
वाराणसी कोच में राहुल गांधी पर शिकायत, भगवान राम को काल्पनिक बताने का आरोप। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ स्थानीय कोच में एक शिकायत दर्ज की गई। वकील रमेश चंद्र त्रिपाठी ने दावा किया कि राहुल ने अमेरिका में भगवान राम से जुड़ी कहानियों को काल्पनिक बताया, जिसमें हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। आपको बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में भगवान राम को पौराणिक किरदार कहा। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह बयान राम भक्तों का अपमान है। मामला वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचा है, जहां कोर्ट ने सुनवाई के लिए 27 मई की तारीख तय की। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, राहुल को रामद्रोही करार देते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा। वहीं कांग्रेस समर्थकों का कहना है कि राहुल का बयान गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। एमपी राजस्थान में धूल भरी आंधी बारिश का कहर, वहीं 20 राज्यों में बहेगी तेज हवाएं। यूपी में पारा उबाल पर। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान के 53 जिलों में मौसम के मिजाज बदल गए हैं। कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं तेज बारिश ने लोगों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। वहीं छत्तीसगढ़ समेत 20 राज्यों में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अलर्ट जारी हुआ है। भारतीय मौसम विभाग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हो रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और बंगाल तक असर दिखने लगा है। तेज हवाओं के साथ हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। उधर उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कानपुर, प्रयागराज, बांदा और झांसी जैसे इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। उमस और लू के चलते लोगों को दोपहर में बाहर निकलने में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने सलाह दी है कि लोग जरूरी एहतियात बरतें, खुले में न निकले, धूल आंधी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और बुजुर्गों बच्चों का खास ख्याल रखें। अमेरिका चीन ट्रेड डील 115% टैरिफ घटा, अब यूएस 30%, चीन 10% टैरिफ लगाएगा। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन ने आखिरकार व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 2 दिन की मैराथन बैठक के बाद दोनों देशों ने ट्रेड डील फाइनल की। इस समझौते के तहत अमेरिका ने चीनी सामानों पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिया, जबकि चीन ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ 125% से 10% तक कम किया। यह राहत अगले 90 दिनों तक लागू रहेगी। इस डील से अमेरिका को अपना $1.2 ट्रिलियन का व्यापार घाटा कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन टैरिफ कटौती की पूरी योजना अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर चीन ने कहा कि समझौता आपसी सम्मान और समानता पर आधारित है। दिलचस्प है कि यह खबर वैश्विक बाजारों के लिए भी बहुत राहत लेकर आई है। शेयर बाजारों में उछाल और सोने की कीमतों में कमी की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डील लंबे समय तक टिक पाएगी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हरियाणा में पकड़े गए 39 बांग्लादेशी बॉर्डर पार कर अवैध तरीके से घुसे, कागजात भी नहीं थे। हरियाणा के हिसार जिले में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 39 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में दाखिल होते हुए पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बगैर किसी वैध दस्तावेज के बॉर्डर पार कर देश में घुसे और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में पहुंच गए थे। जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को इनकी गतिविधियों की भनक लगी, तुरंत कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि ये भी सभी नागरिक बिना पासपोर्ट या वीजा के भारत में दाखिल हुए थे और यहाँ काम की तलाश में आए थे। हालांकि किसी के पास भी पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले। प्रशासन की माने तो इन लोगों से पूछताछ कर यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन्हें यहां तक किसने पहुंचाया और इनके पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं है। ऐसे में यह मामला एक बार फिर से सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान खींचता है। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर हरियाणा तक पहुंच कैसे गए। भारत पाक सीज फायर के बाद सेंसेक्स में 2975 अंकों की रिकॉर्ड उछाल, निफ्टी भी 4% चढ़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा ने शेयर बाजार में जोश भर दिया। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 2975 अंकों की शानदार छलांग के साथ 82,430 पर बंद हुआ, जो इस साल की सबसे बड़ी तेजी है। वहीं एनएसई निफ्टी 916 अंकों यानी 4% की बढ़त के साथ 24,925 पर पहुंच गया। इस उछाल ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सीज फायर से आर्थिक स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है, जिससे बाजार में उत्साह का माहौल बना। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टाटा स्टील और रिलायंस जैसे शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखी गई। सिर्फ सन फार्मा और इंडसइंड बैंक में मामूली गिरावट रही। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सीमा पर तनाव के चलते बाजार में गिरावट आई थी, लेकिन अब निवेशकों का भरोसा लौट आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी मध्यम से अवधि में जारी रह सकती है, लेकिन क्योंकि लोग अब यात्रा और खरीदारी के लिए फिर से बाहर निकल रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस में बड़ा बदलाव तय, राहुल गांधी करेंगे नए अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार का फैसला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। कांग्रेस आलाकमान ने पूरे संगठन को नए सिरे से सजाने की तैयारी कर ली है। इस कड़ी में राहुल गांधी दिल्ली में एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत हिमाचल कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि क्या सुक्खू की टीम में कोई नया चेहरा शामिल होगा? कौन होगा हिमाचल कांग्रेस का नया अध्यक्ष? माना जा रहा है कि हाल ही में राजनीतिक घटनाक्रम जिसमें सरकार को स्थिर रखने के लिए कई सख्त फैसले लिए गए, उसके बाद हाईकमान
तालिबान अब संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा भी होगी, जिसमें कुछ विधायकों को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इससे संगठन में नाराज नेताओं को संतुलित करने की कोशिश की जाएगी। बॉलीवुड का नया विवाद। मीका सिंह ने केआरके को दी खुली चुनौती, कहा मुंबई आएगा तो मारूंगा थप्पड़। बॉलीवुड का ताजा तूफान सोशल मीडिया पर छा गया है। सिंगर मीका सिंह ने एक वीडियो में विवादित कमेंटेटर केआरके को खुली चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुम मुंबई आए तो थप्पड़ जरूर मारूंगा। आपको बता दें कि ये बयान केआरके के उन विवादित बयानों के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने मीका सिंह को अनपढ़ और गधा तक कह डाला था। हालांकि मीका सिंह ने अपने बयान में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि केआरके की अभद्र भाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, आप किसी की मेहनत और पहचान को गाली देकर नहीं मिटा सकते। दूसरी ओर केआरके ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके फैंस और ट्रोलर्स सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस कर रहे हैं। युवाओं ने नहीं बताया राष्ट्रपति का नाम तो भड़की कंगना, बोली युद्ध नहीं, टिड्डे के जैसे दिमाग वाली पीढ़ी हमें जरूर खत्म कर देगी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने काफी सुर्खियों में है, जिसमें कुछ युवाओं से भारत के राष्ट्रपति का नाम पूछा गया, लेकिन ये सही जवाब नहीं दे पाए। इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री और मंडी सांसद कंगना रनौत भड़क गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर युवाओं की तीखी आलोचना की। कंगना ने लिखा कि युद्ध हमें नहीं मारेगा, लेकिन टिड्डे जैसे दिमाग वाली पीढ़ी जरूर हमें खत्म कर देगी। आपको बता दें कि इस वीडियो में कुछ लड़कियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम गलत बताया, क्योंकि कोई मुरुनाली बोला तो कोई किसी ने जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति बता दिया। कंगना का कहना है कि ये नई पीढ़ी की जागरूकता की कमी को दर्शाता है, जो देश के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा, खासकर भारत पाक तनाव के संदर्भ में। वह पहली बार नहीं कि जब कंगना ने युवाओं पर सवाल उठाए। उनकी ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर बहस छेड़ चुकी है। कुछ लोग इनके विचारों से सहमत है, तो कुछ भी इसे अतिशयोक्ति मान रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान में सम्मान, बीजेपी का दावा, मरियम शरीफ भीग गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी आतंकियों के जनाजे में वहां की सेना के सीनियर अफसर और नेता भी शामिल हुए, जिसकी जानकारी बीते दिन भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। साथ ही शामिल होने वालों के नाम बताए और तस्वीरें भी दिखाई गई। नेता और अफसर लश्कर तैयबा के कमांडर अब्दुल रऊफ के साथ जनाजे की नमाज को पढ़ते दिखे। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, मेजर जनरल मोहम्मद फुरकान शबीर, पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर और सांसद मलिक अहमद शामिल है। इधर भाजपा ने दावा किया है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी शामिल हुई। इससे पहले 8 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी आतंकियों के जनाजे की फोटो दिखाकर पाक अधिकारियों के इसमें शामिल होने की बात कही थी। ये सभी आतंकी 9-7 अप्रैल को एयरफोर्स की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।